नमस्ते, मैं काजल और पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन शिक्षा मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पूर्वांचल आईएएस एक ऐसा संस्थान है जो सस्टेनेबल एजुकेशन की तर्ज पर स्थापित हुआ है। पूर्वांचल आईएएस उन सभी विद्यार्थियों के प्रति सजग है, सचेत है, जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। वे तमाम महिला विद्यार्थी जो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बड़े शहरों में जाकर के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकती हैं, अच्छी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री जिन्हें उपलब्ध नहीं हो सकती है, पूर्वांचल आईएएस उन तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता है और उन्हें ऐसा ही मंच प्रदान करता है जहां शिक्षा सस्टेनेबल है। पूर्वांचल आईएएस को डॉक्टर रवि पी अग्रणी ने गोरखपुर में स्थापित किया है। डॉक्टर रवि अग्रणी जिन्हें स्वयं इस दिशा में, इस क्षेत्र में अच्छा खासा लंबा और बेहतरीन अनुभव है। अच्छे खासे चयन के साथ उन्हें हिंदुस्तान के बेहतरीन शिक्षकों में शुमार किया जाता है। तो चलिए आइए, गर्व का विषय है मेरे लिए भी ऐसे संस्थान के साथ काम करना और ऐसे संस्थान के लिए कंट्रीब्यूशन देना। एक छोटी सी कोशिश मेरी भी है कि मैं ऐसे अच्छे सोच विचार रखने वाले मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं काजल और आप सभी के साथ एमपीपीसीएस के कंटेंट के सिलेबस और जीएस 4 को लेकर के मेरी चर्चा आपसे होने वाली है। आगे बढ़ते हुए हम स्लाइड दर स्लाइड अपने संपूर्ण विषय वस्तु को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, जीएस पेपर 4 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का शुरुआत मैंने कर दी है और आज से मैं सभी यूनिट, सब सिलेबस का संपूर्ण भाग आपके लिए खत्म करूंगी। उसको संपूर्ण रूप से बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की भरपूर चेष्टा करूंगी। जीएस पेपर 4 जो कि इथिक्स का है, और एमपीपीसीएस को लेने के साथ साथ आप ये भी समझ जाइए कि इस एक स्टेट सर्विस के इस पैटर्न को समझने के साथ आप कई स्टेट पीसीएस के इस पैटर्न को समझ पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि जो सिलेबस पैटर्न है या सब्जेक्ट का जो समावेशन है, विषयों का जो समावेशन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सिविल सेवा में किया जाता है, वो सभी राज्यों का मोर और लेस कमोवेश सेम ही होता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी अन्य राज्यों के पीसीएस एग्जामिनेशन के विद्यार्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मदद इस एक व्याख्यान के तहत आराम से हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपने व्याख्यान की शुरुआत कर देते हैं। यह व्याख्यान संख्या द्वितीय है विद्यार्थियों। व्याख्यान संख्या प्रथम को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, जहां मैंने संपूर्ण इंट्रोडक्शन, सेवा आयोग के संपूर्ण पैटर्न, सिलेबस के संपूर्ण रूपरेखा और समाहित होने वाले विषयों की जानकारी को साझा किया है। वहां जाकर के आप सुनेंगे तो आपकी लयबद्धता और कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। तो आज हम द्वितीय व्याख्यान के तहत जिस कंटेंट की, जिस विषय की बात करने वाले हैं, वह है आपका पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो जिन्हें प्राचीन यूनान के महान दार्शनिकों में से गिना जाता है। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो केवल यूनान के ही नहीं, अगर मैं आपको बता दूं, बल्कि यह समूचे विश्व के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक हैं। इनको श्रेय प्राप्त है संपूर्ण विश्व का प्रथम राजनीतिक और दार्शनिक होने का। उनसे पहले मैं बता दूं तो किसी भी दार्शनिक ने, किसी भी विचारक ने सरकार, राज्य, व्यक्ति आदि के संबंध पर एक तर्क संगत सिद्धांत को प्रस्तुत कतई नहीं किया आज तक। प्लेटो से पहले प्लेटो ही वो सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य, व्यक्ति, गुण, सद्गुण, राज्य, आदर्श राज्य, सरकार जैसे तमाम मुद्दों पर एक आदर्शात्मक कंटेंट को प्रस्तुत किया है, एक दर्शन को प्रस्तुत किया है। प्लेटो दर्शन इसीलिए सर्वव्यापी माना जाता है, यूनिवर्सल माना जाता है, जहां पूरे विश्व में इसे लागू करने की कोशिश हो सकती है, विश्व में लागू किया जा सकता है इनके दर्शन को, इनकी सोच, इनकी विचारधारा को। जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें यह एहसास होगा कि सिविल सर्विसेज में प्लेटो की दार्शनिकता, प्लेटो की सोच और विचार को क्यों समाहित किया गया, क्यों एक सिविल सर्वेंट या लोक सेवक को ऐसे विचारधाराओं से अवगत होना जरूरी है। राजनीति शास्त्र के अलावा अगर बात करूं तो तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों पर भी प्लेटो की भारी पकड़ थी और उनकी देन इन विषयों पर मौलिक है, सर्वव्यापी है और बेहतरीन है और जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
इसीलिए आज भी हम इतने महान प्रथम और प्राचीन दार्शनिक के संबंध में पढ़ रहे हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त है। मूल रूप से अगर बात करूं तो प्लेटो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। वह हमेशा विचारों को वास्तविक मानते थे। लोगों के विचारों को वास्तविकता के तराजू में तौल कर देखना उनकी आदत थी। वो विचारों को, सोच को, सद्गुण सोच को, बेहतरीन विचारधारा के पक्षधर थे। वो किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में उनका इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के विचार पनप रहे हैं, उनकी कितनी वास्तविकता है, ये तमाम अवधारणाओं पर प्लेटो की पकड़ और प्लेटो की सोच परिलक्षित होती है। प्लेटो की मान्यता कई आदर्शवादियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। आधुनिक युग के कई दर्शन शास्त्री ऐसे हैं, कई ऐसे विचारक हुए हैं, कई थिंकर्स हुए हैं जो प्लेटो की इस विचारधारा से प्रभावित हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर आधुनिक रिसर्च भी किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कई विचारधाराओं से आपको अवगत कराऊं तो आप जानते होंगे, जैसे कि फासीवाद, अधिनायकवाद, नाजीवाद, ये तमाम जो दर्शन है कहीं ना कहीं प्लेटो के दर्शन के ऋणी रहेंगे। जो निचोड़ है, जो कंटेंट है, जो एसेंस मैं कहूं तो, अगर सही शब्द अगर मैं प्रयोग करूं यहाँ पर, तो जो प्लेटो के दर्शन का एसेंस है वो हमें नाजीवाद में भी देता है, अधिनायकवाद में भी दिखाई देता है और फासीवाद में भी दिखाई देता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं हम इस महान विचारक, राजनीतिक, दार्शनिक व्यक्ति को पढ़ने की और समझने की। और अंततः जब हम कंक्लूड करेंगे पूरे संपूर्ण टॉपिक को, तब आपको समझ में आएगा कि एक लोक सेवक होने के नाते, एक सिविल सर्वेंट होने के नाते प्लेटो को पढ़ना, समझना, उसके दर्शन से साक्षात्कार होना, उसके दर्शन को आत्मसात करना या उसके दर्शन को समझ करके उसे इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी हो सकता है। क्यों इसे सिलेबस में समाहित कर एथिक्स को रिच बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 10 स्लाइड आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत जीवन परिचय से हम कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखते रहिए। तो महान यूनानी दार्शनिक व चिंतक प्लेटो का जन्म जो है वो 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। उनके पिता एरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन थी। इतिहास जो कि एक प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, क्षमा चाहती हूँ मैं इसके लिए। उनके पिता का नाम एरिस्टोन तथा माता का नाम पेरिक्टोन था, जो कि एथेंस यहाँ पे होना चाहिए था वास्तविकता में। एथेंस के प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बन जाता है तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनके शिष्य वो बने रहते हैं। यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि प्लेटो की विचारधारा भी किसी एक महान व्यक्ति से प्रभावित थी और वो थे सुकरात। सुकरात उनके गुरु कहे जा सकते हैं। सुकरात की कई विचारधाराओं के निचोड़ को हम प्लेटो के दर्शन में हम देख सकते हैं। प्लेटो के जन्म के समय एथेंस यूनान का महानतम राज्य था। 404 ईसा पूर्व के दौरान एथेंस पर निरंकुश शासन का राज्य कायम हो जाता है। निरंकुश शासन आप जानते हैं, ऐसा शासन जहां पर किसी का अंकुश ना हो। प्रजातंत्र की स्थापना कायम करने की क्रांति के दौरान सुकरात की मृत्यु हो जाती है। जब वहां निरंकुश शासन सत्ता कायम होती है तो उसकी खिलाफत करने के लिए उस क्रांति के दौरान, उस क्रांति में सुकरात की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उन्हें फांसी दे दी जाती है, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता है, जिससे प्लेटो के मन में प्रजातंत्र जैसी विचारधारा के प्रति घृणा आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र के प्रति हम देखते हैं कि प्लेटो के मन में एक घृणा का भाव और एक एडवर्स सिचुएशन उनके मन में प्रजातंत्र को लेकर के स्थापित होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। जो भी दार्शनिक होते हैं, जो भी विचारक होते हैं, वो अपने समय के अनुसार, वो अपने देश काल वातावरण के अनुसार पनपते हैं। उनकी विचारधारा उस स्थिति में पनपती है, उनकी सोच का डेवलपमेंट उस स्थिति में होता है। एथेंस में तब क्या हालात थे, एथेंस में तब क्या वातावरण था, कैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं वहां पर थी, उस हिसाब से प्लेटो ने अपनी सोच, विचारधारा और अपने दर्शन को शेप दिया, उसकी रूपरेखा तैयार की। इसीलिए अगर इनके मन में प्रजातंत्र को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की
घृणा समाहित हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हैं। अगर आप आज के समय में देखें तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पूरे विश्व के लिए आदर्शमय है, आदर्शात्मक है। दुनिया के कई देश इसका अनुसरण करते हैं। भारत स्वयं दुनिया के सर्वाधिक बड़े लोकतंत्र में आता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है और बहुत अच्छे से इसे रन भी किया जा रहा है। तो कोई भी विचारक, कोई भी व्यक्ति और कोई भी दार्शनिक हो, वो अपने समय का फलीभूत होता है, वो अपने समय का उपज हो, समय की उपज होता है। इसी प्रकार से प्लेटो की स्थिति भी अपने देश के स्थान, अपने स्थान और देश के समय, इतिहास, स्थिति, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश से शेप लेती है। ठीक है, तो सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की थी। जो सुकरात, जिनको उन्होंने गुरु माना, जिनके विचारधाराओं से वो बेहद प्रभावित थे, उसी से प्रभावित होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के प्लेटो ने पॉलिटिक्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की एक नैतिक यानी कि एक इथिकल डेफिनेशन देने का काम, एक नैतिक व्याख्या को गढ़ने का काम प्लेटो ने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं वो क्या है। प्लेटो ने सद्गुण को ज्ञान माना। सद्गुण को ज्ञान, सद्गुण मतलब अच्छे ज्ञान, वैल्यूज, वर्च्यू जिसको हम बोल सकते हैं। शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और प्लेटो का मानना था कि संपूर्ण कला विधाओं में, संपूर्ण कला में अगर बेहतरीन कला अगर कुछ होती है तो वह है शासन की कला। साथ ही विवेक पर इन्होंने बल दिया। विवेक यानी कि बुद्धि, हमारी अंतर बुद्धि, जिससे हम कॉन्सियसनेस बोल सकते हैं, जो हमें सही राह, सही दिशा और सही पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सद्गुण को ज्ञान मानना, शासन कला को उच्चतम कला की कैटेगरी में रखना और विवेक को ही संपूर्णता बताना प्लेटो का आदर्श का एक निचोड़ था। सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया तब उनके मन में राजनीति की विरक्ति हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रजातंत्र को स्थापित करने के दौरान सुकरात की मृत्यु होती है और उसी के कारण प्लेटो को प्रजातंत्र, लोकतंत्र जैसी विचारधाराओं से विरक्ति हो जाती है, राजनीति से विरक्ति हो जाती है। और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है, यहाँ पर मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ टाइपिंग को लेकर के, यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात के सत्य व न्याय को उचित ठहराने का उन्होंने प्रयास किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में बता दूं, सुकरात के विचारों का ही, सुकरात के आदर्शों का ही निचोड़ प्लेटो ने आकर के यहाँ पर रख दिया है। उसने मेगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान है। यह विश्वविद्यालय, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, जो मैथमेटिक्स और दर्शन को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और प्रसिद्ध था। मैं आपको उसका एक फिगर बता दूं ताकि आपके जहन में वो चीज आ जाए। जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हैं, एथेंस का प्रथम दर्शन विद्यापीठ है ये। आपने कई मूवीज में, फिल्मों में इसे जरूर देखा होगा। इसे पूरे यूरोप का प्रथम शिक्षा केंद्र के रूप में इसे देखा जाता है। यहाँ मैथमेटिक्स को लेकर के जो शिक्षा थी वो सर्वोपरि थी। साथ ही दर्शन जैसे विषयों का भी यहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जाता था। सुकरात का प्रभाव देख लेते हैं कि प्लेटो पर क्या पड़ता है। सर्वप्रथम उनका मानना था सद्गुण ही ज्ञान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुकरात के अनुसार सत्य ज्ञान ही सद्गुण है। सत्य ज्ञान, सत्य कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। सत्य को आचरण में लाए बिना ज्ञान की अनुभूति ही नहीं की जा सकती। ज्ञान का चरित्र निर्माण के साथ भी गहरा संबंध है। देखिए, सिंपल यहाँ पर प्लेटो जो कहना चाहते हैं कि सिर्फ ज्ञान लेने के लिए ज्ञान मत लीजिए। अगर आप ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान आपके आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। ज्ञान का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण। एक बेहतरीन आचरण और चरित्र वाला व्यक्ति ही अपने ज्ञान को सार्थक कर सकता है। मान लीजिए ज्ञान बहुत है किसी व्यक्ति के पास, लेकिन चरित्र और आचरण से वो बेहतरीन नहीं है, वो बेहतर नहीं है, तो उसका जो ज्ञान है वो तर्क संगत ही नहीं है, रेलेवेंस ही नहीं है उसके ज्ञान की, कोई प्रासंगिकता नहीं है, यानी उसका ज्ञान जो है वो व्यर्थ है। ज्ञान आपके जब आचरण में उतर जाए, आपके चरित्र निर्माण में
उसकी भूमिका सार्थक हो जाए, तब ज्ञान सार्थक हो जाता है। इसीलिए सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यू इज ओनली नॉलेज। अगर एक व्यक्ति सद्गुणों से संपूर्ण है, सद्गुणों से समावेश उसका भरपूरता से है, उसका संबंध सद्गुणों से है, तो वो उसके आचार में परिलक्षित होना चाहिए, उसके विचारों में परिलक्षित होना चाहिए, उसके चरित्र का निर्माण उस सद्गुण के कारण होना चाहिए। तभी ज्ञान फलीभूत होता है, तभी ज्ञान की सार्थकता एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सुकरात का भी यही मानना था, और इसी मान के कारण प्लेटो ने भी यही माना कि सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यू इज ओनली नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज जो आपके चरित्र का बेहतरीन खूबसूरत निर्माण कर दे, वही ज्ञान है। सत्य ज्ञान वही है, राइट नॉलेज वही है। अगले देखते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने इसी तथ्य को प्रदर्शित किया है। हालांकि रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने सुकरात के ही संपूर्ण विचारों के एसेंस को प्रतिपादित करने का खूबसूरत काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो हम देखते हैं वह है सद्गुण ही ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। अब सद्गुण का स्वरूप कैसा हो? सुकरात की ही तरह प्लेटो भी एक अच्छे व्यक्ति में विवेक, साहस, संयम व न्याय जैसे 4 गुणों का होना आवश्यक मानते थे। क्या? विवेक, साहस, संयम व न्याय जैसे 4 गुणों का होना उनके लिए एक व्यक्ति में अत्यावश्यक है। यही 4 गुण मानवीय गुण और उत्कृष्टता यानी कि ह्यूमन वर्च्यू एंड गुडनेस का निर्माण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में विवेक है, साहस है, संयम है और न्याय है, तो वो सद्गुण से परिपूर्ण है और उसमें गुडनेस है, यानी कि उसे उत्कृष्टता को प्राप्त है। विवेक यानी कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझता है, वो अपनी बुद्धि का सही समय सही व्यक्ति के लिए और सही स्थिति के लिए प्रयोग कर पाने में सक्षम हो जाता है। साहस यानी कि सत्य को कहने, बोलने और समझने में उसके साहस उसका साथ देता है, वह उससे कभी भी पीछे नहीं हटता और थकता नहीं है। संयम यानी कि एक संयम का अर्थ यहाँ पर होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर जल्दबाजी ना हो, जहां पर ऐसे काम करने के प्रति जो एक अधीरता है वो ना हो जो हमें गलत राह की तरफ ले जाए, गलत काम करने के प्रति ले जाए, और अच्छे और बुरे की जो स्थिति है उसके बीच जो डिफरेंस है, जो भाव है, जो अलगाव का जो वहां पर एक भाव पैदा हो रहा है, उसको समझने में हमारी बुद्धि काम न करे। तो संयम बरतना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद है न्याय। जी हाँ, न्याय यानी कि संपूर्ण समानता हो, एक ऐसा न्याय हो जो सभी के लिए उपयोगी हो, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्राप्त हो। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि विवेक, साहस, संयम और न्याय जैसे गुण अगर एक व्यक्ति में मौजूद है तो वह गुडनेस को प्राप्त है, वह उत्कृष्टता को प्राप्त है, वो सही न्याय कर पाने में सक्षम है, वो सही संयम के साथ कार्य कर पाने में सक्षम है, साहस उसमें है सही काम करने का, और विवेक है उसको सही निर्णय लेने का। आज के परिवेश में भी आप देख लीजिए तो एक लोक सेवक को संयम होना जरूरी है, एक लोक सेवक को साहसी होना आवश्यक है, एक लोक सेवक को अपने विवेक के आधार पर कार्य करना आवश्यक है, और एक सिविल सेवक यानी कि लोक सेवक को न्यायपूर्ण निर्णय और न्यायपूर्ण स्थिति को पहचानने की खासा जरूरत यहाँ पर होती है, यानी कि वो न्यायपूर्ण काम भी करे और न्यायपूर्ण स्थितियों की पहचान भी करे। तो यहाँ पर सार्थकता हुई ना कि क्यों हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं, क्यों हम प्लेटो के आदर्शों से वाकिफ हो रहे हैं। चलिए आगे की बात यह है, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर साफ कर देती हूँ, लिखने में आसानी हो मुझे। दूसरा है राजनीति एक कला है। राजनीति एक कला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो सभी कला विधाओं में, सभी कला विद्याओं में राजनीति की कला यानी कि शासन करने की कला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनके अनुसार शासन करने की कला किसी भी कला से, किसी भी प्रकार की कला से बेहतरीन है, उत्कृष्ट है, उच्चतम है। यहाँ पर उनका कहना था कि शासन करना एक कला माना गया है। उसके अनुसार शासन के विशेषज्ञों को ही शासन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं, एक अविश्वसनीय कह सकते हैं बात उभर के आती है
प्लेटो का मानना था कि जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें शासन का ज्ञान है, जिन्हें राजनीति और राजनीति करने की संपूर्ण विधा के प्रति उनका उनकी जो जानकारी है वो पुख्ता है, वही राजनीति में आए और वही शासन कर पाने में सक्षम भी होते हैं। इसीलिए वैसे ही लोग शासन करें जिन्हें शासन करने की अनुमति दी जाए, यानी कि जो शासन कर पाने में विशिष्ट हैं। शासन के विशेषज्ञों को ही शासन करने की अनुमति देने का यहाँ पर मुखालफत करते हुए प्लेटो नजर आते हैं। हालांकि ये बात अगर आज मैं देखूं कि आज के समय में ना तो दिखाई देती है, ना सुनाई देती है और ना ही प्रासंगिक है। अगर भारत की ही राजनीति की बात कर लें तो तमाम तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो भी हैं और जो विशेषज्ञ नहीं हैं वो भी हैं। जो शासन कर पाने में सक्षम हैं वो भी है, वो चेहरे भी हमारे सामने हैं, और जो शासन कर पाने में अक्षम हैं वो चेहरे भी हमारे सामने हैं। यानी कि लोकतंत्र जो कि सभी के लिए अपने द्वार खुले रखता है, ऐसी कोई विशेषज्ञता, ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। जैसे कि साइंटिस्ट बनने के लिए अगर आपको जो भी क्वालिफिकेशंस है, जो भी विधाएं हैं वो लेनी पड़ती है। एक पेंटर को पेंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक को पढ़ाने की कला में पढ़ाने की कला में होनहार होना चाहिए। और एक तमाम तरीके की जो भी व्यवसाय होते हैं उसमें माहिर लोग ही सामने आते हैं। लेकिन राजनीति आज के समय में एक ऐसा व्यवसाय व्यवसाय तो नहीं है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई भी कभी भी कैसे भी सक्षम अक्षम, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड सभी लोग मौजूद हैं। प्लेटो ने इसी पर कुठाराघात किया है। जो शासन चला सकते हैं वही शासन चलाएं। जिनके पास शासन चलाने की विशेषज्ञता है वही शासन चलाना भी जानेंगे और वही शासन चलाएंगे भी, और उन्हें ही शासन करना भी चाहिए। तो ये प्रासंगिकता उस समय में शायद हो सकती हो, क्योंकि मैंने बताया कि तमाम राजनीति तमाम जो व्यक्ति होते हैं, तमाम जो विचारक हैं, दर्शन शास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, वो अपने समय की बात करते हैं। वो अपनी समय की परिस्थितियों, स्थितियों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम ऐसी अवधारणाओं से परिपूर्ण होकर के, प्रभावित होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के वो बात करते हैं। यहाँ पर प्लेटो ने भी एथेंस में बहुत कुछ देखा। प्रजातंत्र को कायम होते देखा, लोकतंत्र को कायम होते देखा, निरंकुश शासन की सत्ता को कायम होते देखा। अपने क्रांति के दौरान अपने गुरु की हत्या को उन्होंने देखा। तो इन तमाम परिस्थितियों में जो उनकी विचारधारा का निर्माण हुआ वो भी हमें समझना, इस एंगल को भी हमारे लिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो जिसमें विशेषज्ञ है वही वो कार्य करे, अन्यथा नहीं, और सही ज्ञान भी यही है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का सिद्धांत उनका क्या था, स्क्रीन पर आइए देखते हैं। यहाँ ज्ञान को दो प्रकार से माना गया है। प्रथम सापेक्ष यानी कि रिलेटिव, और दूसरा निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट। सापेक्ष ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त अपूर्ण ज्ञान होता है जो देश काल वातावरण के हिसाब से बदल जाया करता है। वहीं अगर निरपेक्ष ज्ञान की बात करें तो यह अपरिवर्तनशील है, अर्थात यह बदलता नहीं। यह वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक व तर्क संगत होता है। इसीलिए मानव जीवन का परम लक्ष्य निरपेक्ष ज्ञान को प्राप्त करना होता है। यानी कि यहाँ पर दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा प्लेटो करते दिखाई देते हैं, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष की जहां तक बात है तो उन्होंने कहा है कि जो आपकी इंद्रियां हैं, जो महसूस करती हैं, जो देखती हैं, जो भाव पैदा आपको किसी भी स्थिति परिस्थिति को देख करके होता है, जो ज्ञान आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से अर्जित करते हैं, वह क्षणिक है। यानी कि वो बदल भी जाया करता है। आप अलग देश काल वातावरण में गए, आपने कुछ और अनुभव किया, तो आपके हिसाब से वो ज्ञान पलटा खा गया और अलग ज्ञान के मालिक आप बन गए। ठीक है, यानी कि यह टिकता नहीं है, यानी कि यह ठोस ज्ञान नहीं है, यह परिवर्तनशील ज्ञान नहीं है, यह वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत और वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर निरपेक्ष ज्ञान की बात यहाँ पर प्लेटो जब करते हैं तो यहाँ पर वो कहते हैं ये एक ऐसा ज्ञान है जो देश काल वातावरण के हिसाब से न तो बदलता है और ना ही इसकी स्थिति कभी भी बदलती है। ऐसा ज्ञान जो स्थितियों की मार के आगे करवट नहीं बदलता, वो निरपेक्ष ज्ञान है। क्योंकि जब हम अपने ज्ञान में, अपने सत्य तर्क में वैज्ञानिकता का समावेशन करते हैं, जब हम अपने ज्ञान में वस्तुनिष्ठता का समावेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो शाश्वत होगा, यूनिवर्सल होगा, और उसके चेंज होने की संभावना नगण्य यानी कि शून्य होगी।
तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो उन्होंने सत्य का सिद्धांत पेश किया है, यानी जो ज्ञान का सिद्धांत पेश किया है, वह ये है। द्वंदात्मक पद्धति के एक समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखिए, सुकरात के समय यूनान में वाद विवाद के माध्यम से विरोधी विचारों का खंडन व अपनी विचारधारा को तर्कसंगत बनाया जाता था। ठीक है, यह सत्य खोजने की विधि थी जिसे प्लेटो ने सुकरात से जाना था। प्लेटो भी इस पद्धति के माध्यम से सत्य का अनुसंधान करता था, यानी कि डायलेक्ट वाद विवाद करना। ये मेथड क्या था? तो ये वाद विवाद के माध्यम से विरोधी विचारों का खंडन। मान लीजिए कोई घटना है, कोई स्थिति है, कोई व्यक्ति है, और उसमें उसी के बीच में सही गलत, सत्य असत्य का हमें अलगाव करना है। तो वाद विवाद यहाँ पर कराया जाता था कि कौन अपने विचारों को तर्कसंगत बना करके वैज्ञानिक रूप से और तटस्थ रूप से पेश करेगा, उसकी विचारधारा को यहाँ पर सत्य माना जाएगा। आज की परिस्थिति में यह संभव है? कतई नहीं। अगर आप टीवी डिबेट देखते होंगे अपने घरों में न्यूज़ चैनल पर, तो ऐसा लगता है कि मुगलों के जो मुर्गे होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं। कोई तर्कसंगत अगर दे भी रहा होता है तो विरोध ही करना है, और अगर कोई सही बात बोल रहा है तो वहां पर भी उसकी काट करना है, यानी कि कोई समझने को तैयार यहाँ पर नहीं है। सब अपने ही अपने भाव, सब अपने ही अपने स्वार्थ में अंधे हैं। तो आज क्या ये द्वंदात्मक पद्धति सही साबित हो सकती है? आज ऐसी पद्धति का कभी भी कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं पाएगा। एक ऐसी पद्धति है जहां डायलेक्ट के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से हम सत्य और असत्य की पहचान कर सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ विरोधी भी भारी है और पक्ष भी भारी है। तो यहाँ पर ये इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो की कभी कभी तमाम ऐसी विचारधाराएं और दर्शन का जो एसेंस है वो आज प्रासंगिक होते हुए नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। इनकी द्वंदात्मक पद्धति काफी फेमस रही, जो कि अगेन सुकरात से ही प्रभावित रही है। अब इनकी सबसे बड़ी जो अवधारणा जो उन्होंने दी वह थी आदर्श राज्य की धारणा, द कंसेप्शन ऑफ द आइडियल स्टेट। देखिए, अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का चित्रण प्लेटो ने किया है, राइट। इनका मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। पुस्तक में प्लेटो के विचार और भाव को ही वास्तविक माना गया है। प्लेटो ने जिस राज्य को चित्रित किया है वह सबसे अच्छे राज्य का नमूना है, यानी कि बेहतरीन राज्य के नमूने के रूप में वह राज्य को आदर्शात्मक स्थिति के तहत लाकर खड़ा करते हैं। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, जो सोच व विचार प्लेटो की रही है वो खूबसूरत जरूर है, वो बेहतरीन जरूर है, वो सत्य जरूर है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर की जाए तो आज के देश काल वातावरण में वह प्रासंगिक नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। उनका कहना था राज्य जो अपने आप में एक वर्ग है, स्टेट विच इज अ क्लास इट इन इटसेल्फ। यह भी एक बेहतरीन खूबसूरत विचारधारा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आज के समय में अगर भारत की ही मैं बात करूं तो असंभव है। विवेक, साहस और ज्ञान मानव आत्मा के 3 तत्व उन्होंने बताया कि विवेकी हो, साहसी हो, ज्ञानी हो और न्याय करने में सक्षम हो। ये सब आपने पहले ही पढ़ा, मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। आगे उनका कहना था राज्य के हित में व्यक्ति का हित निहित है। अगेन बहुत खूबसूरत बात। सत्य संबंधी सिद्धांत के तहत अगर उन्होंने यह कहा था कि जो ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान ना हो। ज्ञान जब प्राप्त कर कोई करे तो वो अपने चरित्र का निर्माण करे, अपने आचार में उसको इम्प्लीमेंट करे, अपने व्यवहार में उसको लाए, शामिल करे। तो ये मानना था प्लेटो का। वर्ग विभाजन के तहत उन्होंने कहा दार्शनिक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है व सैनिक वर्ग, यानी कि समाज में वो 3 ही वर्गों को देखते थे। दार्शनिक वर्ग जो सबसे महान था, जो शासन चलाने में सक्षम था, जो समाज को दिशा देने में सक्षम था, जो समाज की विचारधारा को शेप देने में सक्षम था, जो समाज के विकास में भूमिका निभाने में सक्षम था, वो दार्शनिक वर्ग था। उत्पादक वर्ग जो कई सेवाएं प्रदान करता था, और सैनिक वर्ग जो जिन पर राज्य की, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा का दारोमदार था। तो ऐसे 3 वर्गों में उन्होंने समाज को विभाजित करके देखा था, और इन तीनों वर्गों से संबंधित लोगों को दक्ष होना चाहिए, और इन तीनों वर्गों से संबंधित लोगों को उत्कृष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो सैनिक बनना चाहता है उसको सैनिक युद्ध विधि की संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उत्पादक वर्ग में भी वही बात है, और दार्शनिक वर्ग में भी मैंने आपको बताया कि शासन चलाने वाले को शासन चलाने की संपूर्ण विधा का नॉलेज होना चाहिए। संपूर्ण उत्कृष्टता वो शासन चलाने की स्थिति को वो समझ ले, तभी वो शासन चलाए, ऐसा मानना था। न्याय की प्राप्ति में नागरिकों में कर्तव्य की भावना को, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो गया,
न्याय की प्राप्ति यानी कि नागरिकों में कर्तव्य की भावना को जगाना, यानी कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को यह भी समझाना कि आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति। यही तो ज्ञान है। जब इंडिविजुअल ज्ञान सही आचरण, सही विचार, सही चरित्र का निर्माण कर पाता है, तब देश, समाज और परिवार तक खूबसूरत बन जाता है। ठीक है। और यही उनके न्याय का सिद्धांत था। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा पर हो वो राज्य का नियंत्रण हो। संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, यहाँ थोड़ा सा आप इस बात को समझिए कि उन्होंने कहा था कि जो शासन चला रहे हैं या जो सैनिक वर्ग से रिलेटेड हैं, जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं या जो भी अपनी सेवाएं उत्कृष्टता के स्तर पर दे रहे हैं, उनको अपने परिवार से और संपत्ति जैसे मामलातों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि प्लेटो का मानना था कि संपत्ति के अंधाधुंध में और परिवार के मोह में कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को सही उत्कृष्ट स्तर पर अंजाम नहीं दे सकता है। आज स्थिति यह कभी कायम हो सकेगी? कोई परिवार को नहीं छोड़ने वाला, कोई संपत्ति को नहीं यहाँ पे छोड़ने वाला। ठीक है, लेकिन ये प्लेटो के आदर्श में शामिल था। स्त्री और उस माफ करिए, स्त्री पुरुष समानता की भी उन्होंने बात की, विधि की उपेक्षा की। उन्होंने कहा जब चरित्र का बेहतरीन निर्माण हो जाता है, जब चरित्र आचार और व्यवहार में समाहित होकर परिलक्षित होने लगता है, तब हमें किसी भी प्रकार के विधि, नियम, कानून, संविधान की आवश्यकता नहीं है। जो कि फिर से एक अप्रासंगिक बात आज के समय के लिए साबित होती है, जो कि बिल्कुल भी हम सोच ही नहीं सकते हैं कि किसी देश का कोई भी विधि के बिना कोई देश रन कर रहा हो या संविधान के बिना किसी देश का शासन चल रहा हो। लेकिन उन्होंने बोला जब हर व्यक्ति में सही आचार, सत्य विचार और संपूर्ण उत्कृष्ट आदर्श भावना का अगर संवहन हो जाए, अगर उसमें समाहित हो जाए, तो जाहिर सी बात है, तो फिर किसी कानून को, सही भी बात है कि फिर किस कानून की जरूरत है। हम स्वयं में डिसिप्लिन्ड है, हम स्वयं में उत्कृष्टता को प्राप्त हैं, हम एक एक व्यक्ति जो राज्य के हैं वह स्वयं में आदर्शात्मक हैं, हमारा चरित्र बेहतरीन है, हमारा आचार व्यवहार खूबसूरत है, तो कौन सा कानून हमें यहाँ पर चलाने की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात हो जाती है, जिसे लागू करना आज के समय में तो खैर कतई जरूरी नहीं है। उसके बाद एक कला और साहित्य पर नियंत्रण। उन्होंने कहा वे सभी कलाएं, वो सभी साहित्य बैन हो जाना चाहिए, उन पर नियंत्रण लगा देना चाहिए जो देश और समाज को क्षति पहुंचाते हो, जो देश और समाज को नुकसान देते हो। तो यह भी आज नहीं हो रहा है। आज भी अगर मैं देखूं तो कई ऐसे स्पीचेस हैं, कई ऐसी कलाओं के माध्यम से कई भावनाओं को आहत किया जाता है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, लेकिन फिर भी उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, खुली छूट है। पूरा एक्सप्रेस करने का यहाँ पर आज के समय में सभी को अधिकार प्राप्त है। लेकिन एक यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि कभी कभार ये जो लूजनेस है, ये जो छूट है, समाज के अहित में जरूर कभी कभी दिखाई देती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने कहा था कि ऐसे तमाम कला और साहित्य पर नियंत्रण लगा दिया जाए जो देश और समाज का अहित कर रही हो, जो देश और समाज को नुकसान पहुंचा रही हो। तो ये तमाम आदर्शात्मक भावों, तमाम आदर्शात्मक वाक्यों और बातों को हमने यहाँ पर पढ़ा जो प्लेटो के संदर्भ में थी, जिन्होंने सुकरात से प्रभावित होकर करके उन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन पुस्तक रिपब्लिक में लिखी है। आप उसे मैं आशा करती हूँ कि आप प्लेटो को समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। प्लेटो की अपनी जीवनी को यहाँ पर जानना जरूरी नहीं है, प्लेटो की जीवनी को जानना उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। आपको क्या जानना है? आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जानना है कि प्लेटो की विचारधारा क्या थी, थिंकर्स, वो कैसे थिंकर्स थे, वो कैसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो कैसे दार्शनिक थे, उनके किस दर्शन ने, उनकी किस विचारधारा ने समाज को क्या दशा व दिशा दी। ये यहाँ पर आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते उनके पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिस्कस करने के। तो चलिए, यहाँ पर जो कोर कंटेंट था, जो कोर बात यहाँ पर थी, उनका दर्शन, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आशा करती हूँ कि आप सभी ने समझा होगा। कोई भी अगर त्रुटि हो तो ज़रूर बता दें, और कोई भी अगर समझ पाने में किसी भी चीज़ की अगर आसानी ना हुई हो आपके लिए, तो वो भी मुझे इत्तला करें। मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ, आपके हर सवालों का, आपके हर जो संशय है उसको क्लियर और क्लीन करने के लिए। तो चलिए, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। मेरी बेहद हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और इस दौर में आपका कर्तव्य बनना चाहिए कि आप देश और समाज की थोड़ा मदद करें, अपने घरों में रहें और सम्मान करें अपने सभी कोरोना वॉरियर्स का, अपने सभी उन लोगों का जो
हमारे लिए अथक प्रयास कर रहे हैं समाज को ठीक करने के लिए, देश की स्थिति को ठीक करने के लिए। तो इसी विचारधारा के साथ चलिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।